Okay, students, now we are going to understand the last two topics of sources of business finance. These two topics are one is trade credit and another is intercorporate deposits. Okay, so let's discuss what is trade credit. Trade credit, it is form of credit which is transacted between two trading partners. Okay, comma, a person who has to pay lender is known as debtor. Okay, and the businessman who has lent this money becomes creditor. Okay, in the books of party who has raised or purchased goods on credit. तो ये आपके पास है, एक इसमें लेंडर बनता है, एक इसमें डेटर बनता है। लेंडर जो बंदा लोन लेता है उसकी बुक्स में वो जो लोन देने वाला है वो क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, और जो लोन देने वाला है उसकी बुक्स में लोन लेने वाला क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। ओके, तो ये जनरली किस तरह का ट्रेड क्रेडिट है कि देयर इज ए सेलर एक्स एंड बायर वाई। ठीक है, ये इससे लोन पे गुड्स, ओके, परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, तो मतलब बायर ने सेलर से गुड्स क्रेडिट पे खरीद लिए हैं और सेलर ने प्रोवाइडेड दोज गुड्स ऑन क्रेडिट विदाउट एनी गारंटी और कोलेट्रल। तो जब कोई गारंटी और कोलेट्रल नहीं दिया तो किस बेसिस पे पैसा दे दिया? सो व्हेन एक्स हैज ग्रांटेड लोन in this form of business, form of financing, comma, that is done on the basis of first credibility of the businessman, okay, track record of past
transactions and payments. Okay. Third, this is done to increase sales. Okay. Fourth, this is done for maintaining higher stock of इन्वेंटरी। ओके जी। तो इन सारे कामों के लिए ये पैसा दिया जाता है। एक तो क्रेडिबिलिटी बिजनेसमैन की कि कैसा बिजनेसमैन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। दूसरा, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, पास्ट के कितनी जल्दी वो पेमेंट्स कर रहा था, कितनी उसकी स्मूथ पेमेंट एंड एवरी अदर थिंग्स वर हैपनिंग। फिर ये क्यों किया जाता है, ये सेल्स को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। और इसमें हायर स्टॉक की इन्वेंट्री को ज़्यादा मेंटेन करने के लिए। मान लीजिए कि ऑयल सस्ता हो गया, तो अब आप क्या करोगे, उधार पे खरीद के अपने पास स्टॉक मेंटेन कर लोगे, और जब वो महंगा होगा उसे मार्केट में बेचना शुरू कर देगा और पैसा कमा लोगे। तो ये जो है आपके पास, ये सारी चीज़ों के लिए ये पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग आप यूज़ करते हो, जिसमें कोई कोलेट्रल या कोई गारंटी नहीं होती है। बिजनेसमैन की आपस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपस की क्रेडिबिलिटी ही एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हेल्प करता है इस बिजनेसमैन को पैसा कमाने में, तो ये या ट्रांजैक्शन करने में। तो ये सारा एस्पेक्ट है जो आपके पास ट्रेड क्रेडिट के थ्रू कैरी आउट किया जाता है। ओके। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दिस लोन इज प्रोवाइडेड फॉर, this loan is provided for a period of 15 to 90 days, and that too without interest. Okay, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि 15 से 90 दिन के लिए ये पैसा प्रोवाइड किया जाता है। ओके। और इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता। ओके। तो ये आपके पास है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। फाइन। तो और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ओके जी। अब हम इस पे चलते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ट्रेड। तो ये तो आपके पास सिंपल एस्पेक्ट्स थे इसके ट्रेड क्रेडिट के। अब इसके मेरिट्स डीमेरिट्स समझ लेते हैं क्या है। दैट्स ऑल विद दिस। ओके। तो मेरिट्स डीमेरिट्स में क्या कुछ वो बोल रहे हैं, क्या मेरिट्स हैं। मेरिट्स सबसे पहले क्या है इसके, कन्वीनियंट। This is most convenient, okay, because you don't have to comply with tedious formalities as required by other financial institutions. Okay, because as this credit is made available amongst traders on the basis of their credibility
एंड फेल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कन्वीनियंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, टीडियस फॉर्मेलिटीज नहीं फुलफिल करनी पड़ेगी, आपस में फेथ है तो ये पैसा अवेलेबल होता है। देन सेकंड, रेडीली अवेलेबल। सो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस फंड इज अवेलेबल एट द टाइम व्हेन इट इज आस्क्ड फॉर। मतलब आप गए, आपने कहा मेरे को इस बार ज़्यादा स्टॉक दे दो, मेरे पास डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो या दिवाली पे डिमांड ज़्यादा है, अभी रक्षाबंधन हुआ तो उस पर डिमांड आ गई, तो मतलब आपने कह दिया कि मेरे को इतना स्टॉक दे दे, तो मतलब जितनी डिमांड आ रही है उसके हिसाब से आप अगर डिमांड एकदम से जंप कर रही है तो आप पहले से ही कह दोगे कि मेरी डिमांड ज़्यादा आ रही है, you make me available these goods on credit and I will make you payment after the demand is after the sale of goods is happening and I will pay you the money at that point of time. Okay, तो इसमें क्या है, आपको उसी टाइम पर लोन अवेलेबल हो जाता है, मतलब गुड्स लोन पे अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि दूसरे केसेस में नहीं है। वहाँ आपको वेट करना पड़ता है, आपको कई फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट प्रमोट्स सेल्स। Generally, this is a form of credit facility which is being carried out to increase sales। कि कंपनीज या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादा डिस्काउंटिंग, ज़्यादा गुड्स लोन पे इजीली अवेलेबल इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप अपने रिटेल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर सको। मतलब आप ये देखोगे कि आज अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, किसी भी कंपनी के ऑनलाइन कंपनी पे जाओगे, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू द EMI facilities, okay, zero discount facilities and various other facilities on credit आपको सेल करते हुए मिलेंगे गुड्स को, ओके, और मिनिमम चार्जेस लेते हुए मिलेंगे। उसका सिंपल एक रीज़न है, बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज द सेल्स एंड दिस इज़ द बेस्ट वे, दिस इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग टू इंक्रीज द सेल्स, ओके, बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स अवेलेबल ऑन क्रेडिट बेसिस। तो ये इस तरह से जब होलसेलर रिटेलर को गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस प्रोवाइड करता है तो वो आगे उसकी सेल्स इंक्रीज़ कर पाता है, क्योंकि उसके पास स्टॉक अवेलेबल है, उसको पैसा नहीं देना एकदम से, एंड देन ही कैन ईजिली सेल देम ऑफ एंड आफ्टर सेलिंग द गुड्स ही कैन मेक द पेमेंट्स आफ्टरवर्ड्स। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ सेल्स। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इन्वेंट्री, helps in raising inventory levels. Okay, another important thing is that the credit facility made available by the companies help the retailers or wholesaler or the distributors to stock up with them large quantity of goods. Okay, for example, if the banks have given the loan at in the shortest notice, then when the oil prices fell down to the lowest levels, okay, many industrialists might have purchased, many countries might have purchased that oil stocks and maintained those stocks, inventory of those stocks with them. Now when the prices have gone beyond a particular level, they are now reaping the benefits out of it. तो ये एक आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपको अभी लग रहा है कि आपके पास सस्ते में प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप क्या करते हो, लोन के बेसिस पे, ऑन क्रेडिट बेसिस, यू स्टार्ट बाइंग दैम एंड कीपिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक। अगर आपको कैश बेसिस पे ख़रीदना पड़े तो आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे ख़रीद पाओगे? So that will not help you increase the inventory levels. But what you are doing is, when this credit is being made available, you buy a huge quantity of stocks and maintain a large inventory level
So over a period of time when the prices of those goods increases, you earn huge amount of benefits. तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट वे है अपना बिजनेस करने का कि आप जब सस्ते हो गए गुड्स और डिमांड अभी आपको पता है कि आने वाले टाइम में डिमांड क्रिएट होगी, तो आपने सस्ते लेवल्स पे बहुत सारा प्रोडक्ट क्रेडिट बेसिस पे परचेज करके स्टॉक मेंटेन कर लिया एंड देन यू हैव सप्लाइड। मोर ओवर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की भी एक आस्पेक्ट आता है कि अगर आपके पास कम इन्वेंट्री है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अगर आपके पास बहुत सारी इन्वेंट्री आपने मेंटेन कर लिया और आपकी डिमांड प्रोवाइडेड आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो आपके पास जो स्टॉक आप ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट उसकी कम आएगी, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है स्टॉक की आपने जो मेंटेन किया अपने पास वो जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होकर मार्केट में सेल होता जा रहा है और आपको कैश में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट उसकी कम होगी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तभी है जब डिमांड अवेलेबल है। अगर डिमांड अवेलेबल नहीं है, आपने स्टॉक ज़्यादा मेंटेन कर लिया, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो बढ़ जाएगा और वो कॉस्ट को ऐड ऑन करेगा। तो कंपनीज इन्वेंट्री तब बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जब मार्केट में डिमांड है, तो इसके लिए भी उनको क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए एंड दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग द इन्वेंट्री लेवल्स ऑन क्रेडिट बेसिस। ओके, देन अनदर इज your no charge on assets. The another important benefit of trade credit is that you don't have to give any collateral or any guarantee for raising the loan from the market, whereas in other cases आपको कोलेट्रल देना पड़ता है तभी आप अपने पैसा रेज कर पाते हो। तो जब आपसे कोलेट्रल मांगा जाता है तो जो आपके एसेट्स हैं वो दे गेट बाउंड एंड दे कांट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस, सो इट बिकम्स ए कॉस्टली अफेयर फॉर यू बाय रेजिंग मनी on the basis of collateral. And when you don't have to give the collateral, your assets are free, you can use them for any other purpose and you can raise the money for carrying out the, you can buy the goods on credit basis and carry out the business activities. तो ये आपके ऊपर एक चार्ज नहीं बनता है और इससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड है वो कंपैरेटिवली कम रहती है इसमें ट्रेड क्रेडिट। अब आ जाते हैं हम डीमेरिट्स। First one is your risky. Okay. आपने ये पैसा जो प्रोवाइड किया है वो क्रेडिबिलिटी पे और फेस वैल्यू पे और फाइनेंशियल कंडीशंस पे दिया है। अगर अचानक से फाइनेंशियल पोजीशन किसी कंपनी की गिर जाती है और डिमांड भी मार्केट में गिर जाती है तो इस पैसे को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई कोलेट्रल नहीं दिया गया, आपने सिर्फ क्रेडिबिलिटी और पास्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर दिया है। पास्ट रिकॉर्ड्स का कभी भी ड्विंडल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कभी भी डिमांड आपकी एकदम से श्रिंक कर सकती है, कभी भी आपकी कंडीशंस, आपके कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो बिजनेसमैन के जो दे कैन गो रॉन्ग एंड दैट कैन लीव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो एंड दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द पार्टीज हु हैव गिवन द लोन ऑन द क्रेडिट बेसिस और हु हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है, रिस्की है। सेकेंड क्या है कि ओवर ट्रेडिंग की भी रिस्क करते हैं। इसमें क्या है कि आपने ये सोच लिया कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ओके, रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग। रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग में क्या है कि आपको ये लगा कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, तो आपने एकदम से बहुत बड़ा लॉट खरीद के रख लिया और अचानक से पता लगा कि डिमांड एकदम से श्रिंक कर गई है आपकी, ओके। और डिमांड श्रिंक करते ही आपके मार्केट में आपको नुकसान होने के चांसेस होंगे, क्योंकि आपने बहुत सारा पैसा
लोन पे प्रोवाइड कर दिया, आपने गुड्स बहुत सारे लोन पे प्रोवाइड कर दिया। अब जिस पार्टी को आपने क्रेडिट के बेसिस पे गुड्स सेल ऑफ किए थे उसके पास अब डिमांड एकदम से श्रिंक कर गई है, तो ये ओवर ट्रेडिंग के लॉसेस रिस्क्स में काउंट करता है कि आपको एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप लोन को एक्सपेंड करते जा रहे थे, आप ट्रेडिंग आप गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे सेल करते जा रहे थे, बट अचानक से रूल रेगुलेशन चेंज हो गए, उससे डिमांड में इफेक्ट आ गया एंड दैट हैज़ लेफ्ट यूर स्टॉक रेंडर्ड यूजलेस टू बी सोल्ड इन द फ्यूचर। जैसे BS4 व्हीकल्स के साथ हुआ है, तो कई कंपनीज ने BS4 व्हीकल स्टॉक कर लिए और जबकि वहाँ पे रूल रेगुलेशन चेंज होगी, तो इसमें ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम आ गई कि आपके पास बहुत सारा स्टॉक ऑन लोन बेसिस आ गए, क्रेडिट बेसिस आ गए। अब वो जितने भी डीलर हैं वो कंपनीज को कह रहे हैं कि आप हमारा टाइम एक्सपेंड करो 3 मंथ्स to 6 मंथ, के कोरोना भी चल रहा है, BS4 भी ख़त्म करना है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दे some are selling them at 25% discount, 20% discount, so huge discounts are even being given to clear। तो ये इनडायरेक्टली किसका लॉस है? जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया, गुड्स ऑन क्रेडिट आपको सेल किए हैं, तो उनको लॉसेस बियर करने पड़ते हैं, तो ये रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। ओके, देन देयर इज लिमिटेड फंड्स। ओके, तो यहाँ जो फंड्स आप एक्सपेंड कर सकते हो सिर्फ लेंडर की फाइनेंशियल कैपेसिटी तक ही एक्सपेंड कर सकते हो, उसके आगे नहीं एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है। सो दैट इज़ दी अनदर प्रॉब्लम दैट यू कांट रेज द लोन्स मोर देन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंडर एंड दैट इज़ दी अनदर इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन। एंड फोर्थ इज कॉस्टली। दो वी से दैट देयर इज नो चार्ज ऑन दी एसेट्स, मगर जो गुड्स सेल किए जाते हैं दोज गुड्स आर बीइंग सोल्ड बाय द सेलर एट ए हायर प्राइस टू द परचेजर एंड अल्टीमेटली परचेजर सेल दोज गुड्स टू द बायर एट ए हायर प्राइस। तो मतलब जितना क्रेडिट के बेसिस पे आप खरीदोगे तो वो इंटरेस्ट डायरेक्टली तो नहीं लेते हैं, मगर वो इनडायरेक्टली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बीच में ऐड करके आपको ट्रांसफ़र करते हैं एंड फाइनली दैट इज़ ट्रांसफर्ड ओवर टू दी कंज्यूमर। तो जो वो इंटरेस्ट का आस्पेक्ट है वो इनडायरेक्टली कंज्यूमर की पॉकेट में से ही निकाला जा रहा है एंड दैट इज़ दी मेजर प्रॉब्लम विद दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस कि ये गुड्स आपको कॉस्टली मिलते हैं, क्योंकि द सेलर हु इज़ सेलिंग द गुड्स दो ही इज़ नॉट चार्जिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द परचेजर बट इनडायरेक्टली ही एड्स ऑन टू द कॉस्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट इनटू दैट प्रोडक्ट which is being sold to the purchaser and purchaser transfers that, passes on that interest on to the consumer and ultimately from consumer he is recovering that interest from the consumer and then paying off to the seller. That is how the cost of the products increases in this case and that is what the limitation of your trade credit is. Okay, now we are moving on to the next topic, that is intercorporate deposits. Intercorporate deposits are there, that there are certain companies who are in need of funds and those funds are being provided by the other companies who are having the freely or unusable funds are lying, idle funds which are lying with them. They provide that funds to these companies because these companies have good credibility in the market and they are offering you a higher rate of interest than the rate of interest which is available in the market or from other financial institutions. Okay, and these companies because of credibility are getting this fund from the other companies who are having their funds lying unused with them. Okay,
And moreover, those companies who are having unused funds available with them, they provide these funds for a period of 3 to 6 months or maximum 1 year, but they don't provide it for a longer time period because it becomes risky to recover the money which is not supported by any collateral or any guarantee against them. Okay, तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाता है मगर आपको कोई कोलेट्रल नहीं दिया जाता। और ये कौन कंपनीज इशू कर रही हैं? जो कंपनीज मार्केट में बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करके बैठी हैं, जिनके पास डिमांड है, एंड दे डोंट वांट टू एंटर इनटू लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्री वर्क, so they raises this fund, the idle fund raises this fund from the the other companies. Okay, and those companies are interested to invest this money into this company who is in need of funds because it is providing them higher rate of interest, and that is what these are. Okay, तो यहाँ जो पैसा है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ RBI ये मिनिमम 7 days के लिए दी जाता है और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, दिस इज प्रोवाइडेड एज पर RBI। It is issued for a minimum of 7 days and maximum 1 year। तो मिनिमम 7 days के लिए और मैक्सिमम 1 year के लिए इसको दिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज higher than the bank rate because these are unsecured borrowings as compared to the secured borrowings where collateral is to be given for raising the funds। यहाँ आपको कोई collateral नहीं मिलेगा, आप जो पैसा डिपॉजिट कराओगे आपका पैसा अनसिक्योर्ड रहेगा, बट ये 7 दिन से 1 साल तक के लिए है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है वो आपको हायर मिलता है देन दी बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये पैसा इसलिए रेज किया जाता है कंपनीज द्वारा सो एज टू फुलफिल देयर शॉर्ट टर्म कैपिटल इन एडुकेसी नीड्स। ओके, दिस फंड is raised to meet short term capital in adequacy के शॉर्ट टर्म नीड्स को आपको मीट डाउन करना है तो आप ये पैसा रेज कर रहे हो मार्केट से। ओके, फ्रॉम दी अदर कंपनीज हु आर हैविंग आइडल फंड्स अवेलेबल विद देम। अब यहाँ पे टाइप्स क्या हैं आपके पास? एक तो है कॉल डिपॉजिट्स, दूसरा है आपके पास 3 month and 6 month। Okay, so there are 3 types of deposits available with us. One is call deposit, then there is 3 month deposit, and then there is your 6 month deposit. Okay, call deposits are the deposits which are being provided to the company concerned at a shortest possible notice of 1 day, and the rate of interest on this is generally 10%. Okay, तो कॉल रेट के अराउंड ही होता है, जो कंट्री में कॉल रेट चल रहा होता है तो उस कॉल रेट के अकॉर्डिंग ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अगर 10% है, 12% है, 14%, जो भी कॉल रेट है, तो एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे जो आप पैसा रेज करते हो फेलो कंपनीज से जिनके पास आइडल फंड्स हैं, तो वो आपको कॉल डिपॉजिट कहते हैं हम उसे, और वो एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल रेट के हिसाब से ही चलता है, जो मार्केट में कॉल रेट है उसी के हिसाब से चलेगा। सेकेंड इज 3 months डिपॉजिट। ओके, these are rendered these are raised by the companies to meet the short term
कैपिटल इन एडुकेसी, और जनरली इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि आपने कोई गारंटी नहीं दी है तो 12% के हिसाब से, अगर मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उससे ज़्यादा ही मिलेगा। अगर 10% है तो ये 12 देंगे, 12 है तो 14% देंगे, तो मिनिमम 12% तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 3 मंथ्स के लिए। और 6 मंथ्स में क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास बोरोअर्स से लिया जाता है, मतलब इसमें टाइम पीरियड ज़्यादा है, आपके पास कोई गारंटी नहीं है, आपका रिस्क लेवल ज़्यादा है, और ये उन बोरोअर्स से लिया जाता है जिनके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं, मतलब उनको एकदम से ज़रूरत नहीं है फंड्स की। तो उस केस में जो ये पैसा लिया जाता है वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाता है, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ये आपके पास 6 मंथ डिपॉजिट की प्रॉब्लम है। ओके, देन देयर इज मेरिट्स क्या है इसके पास। फर्स्ट इज फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। ओके, ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल मतलब यहाँ पे कोई रेड टेपिज्म नहीं आपको फॉलो करना है। जैसे बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस को फुलफिल करना पड़ता है तभी ये पैसा है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन निकली है, ब्रोकर के पास जाओ, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करो एंड यू डिपॉजिट योर मनी विद द कंपनी कंसर्न। तो ये कंपनी टू कंपनी है, तो कंपनीज आपस में इसे सेटल कर लेती हैं। दे डोंट एंड मोर ओवर इसमें क्या है कि आपको किसी ब्रोकर के पास भी नहीं जाना, कंपनीज टू कंपनीज हायर लेवल पे ही डीलिंग है। रिटेल इन्वेस्टर तो इसमें पैसा लगा ही नहीं रहा है। ओके, तो इसमें सीक्रेसी आउट होने के चांसेस कम है, तो वो सीक्रेट रखा जाता है। कंपनी ए ने कंपनी वाई को पैसा दिया बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल किए, बिना किसी पेपर वर्क को फुलफ़िल किए, और जो अगर पेपर वर्क हुआ है तो वो बिल्कुल सीक्रेट रखा गया। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल और लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो आपको हर फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं वो सारी आप अवॉइड करते हुए पैसा इन्वेस्ट करते हो एक दूसरे की कंपनी में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो दूसरा क्या है, क्योंकि आपका पेपर वर्क नहीं है तो सेकंड क्या है, सीक्रेसी इज मेंटेन। मतलब पेपर वर्क तो है मगर वो पब्लिक व्यू में नहीं आता वो पेपर वर्क, वो कंपनीज में आपस में ही अंदर बैठ के एक पेपर वर्क कर लिया जाता है। उसमें कोई एस्पेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग जो भी है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिंपली वो दे कैरी आउट, they take out the activities, they do whatever they want to do, and thus it is being implemented. Funds are transferred from one company to another company. वो आपस में रहता है तो उसका जो इंफॉर्मेशन है उसे बाहर आउट नहीं किया जाता। तो ये सबसे बड़ी अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है इसका कि nobody knows from where the funds are coming and where it is going. So that is the another important aspect. Third is it is required, it is used to meet working capital requirement. ओके, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो शॉर्ट टर्म आपके डे टू डे बेसिस की रिक्वायरमेंट है उसको हैंडल करने के लिए ये पैसा रेज किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए नहीं पैसा आता है। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब जब आपने लिख ही दिया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो सबसे पहला डीमेरिट क्या है, नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसमें कोई कोलेट्रल नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, लीगल नॉलेज नहीं है लोगों को। ओके, मतलब आप कहीं किसी कोर्ट में जा नहीं सकते हो। तो जब ये सारा कुछ आपने किया हुआ है तो इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट हेल्दी टू इन्वेस्ट सच टाइप ऑफ फंड्स फॉर ए longer time period. That is the another problem. That is the first problem with this
form of funding. Another is it is unsecured. So unsecured means it is not supported by any collateral guarantee. Okay, and when it is not secure, it is supported by any collateral guarantee, so it is there is a chance that you can lose your money at any point of time if you have invested aggressively. So that is the problem with this type of fund, that you always have a fear that your money can be lost because of the certain decisions which the other company who has raised the funds from the from your company, if their decisions go wrong, your money can also suffer those losses. That is the problem with this form of funding. Okay, another is high rate of interest. The companies who are raising this money, they have to pay high rate of interest, and it is not necessary that the rate of interest at which they have raised the funds are turning out to be fruitful. वो उतना फ़ायदा दे पा रहे हैं जितना फ़ायदा आप सोच रहे थे जब आपने पैसा उठाया है मार्केट से एट ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। पता लगे कि आपने पैसा तो महंगा उठा लिया, मगर जो आपको बेनिफिट्स आए उस पैसे से वो कम आए हैं, तो आपके लिए एक और लीगल बर्डन, आपके लिए एक और एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई बिजनेस में, जो आपके लिए अल्टीमेटली नुकसानदायक हो रहा है। ये दैट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी इन फ्यूचर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनदर प्रॉब्लम है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, this is another limitation, that you have to pay high rate of interest, and which can be or cannot be fruitful for the company who is raising. And if sometimes if the situation is that the demand has gone down and your decisions have gone wrong, so this will become a liability on the business rather than providing benefits to the business. तो ये आपके पास थे टॉपिक्स किसके, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के। अब हमारे पास इसमें दो टॉपिक्स हैं, जैसे फैक्टरिंग और कमर्शियल पेपर है एक टॉपिक, ओके, और एक टॉपिक है आपके पास फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड अफेक्टिंग चॉइस ऑफ फंड और लीज फाइनेंसिंग। ये नहीं है आपके सिलेबस में। फैक्टरिंग, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ फंड्स, ओके, ये डिलीट हो गए हैं सिलेबस में। ओके, थैंक्स।